प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समंदर के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते हैं और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई टूट पड़ी। सन 57 में मंगल पांडे की ललकार, गूंज उठी सन 57 में मंगल पांडे की ललकार। भारत छोड़ो जाओ अपने देश से बाहर। रानी झांसी भाग्य तोते, रानी झांसी कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेल्युलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। पंडित परमानंद शास्त्री हाजिर है। बटुकेश्वर दत्त हाजिर। सचेंद्र नाथ सान्याल हाजिर। उल्लासकर दत्त हाजिर। पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेल्युलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जबरदस्त। जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है, सुनो, इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है। और तुम हमको देखता है? हम इधर का खुदा है, डेविड बेरी। Get it? वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घोटू माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने के बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर। Will Savarkar,
तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर पेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। मेरा बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो आदमी काम नहीं करे उसको ब्रेक लगाओ। जी हुजूर। समझा? जी। सजा दो, कोई छूट नहीं दो। जी। छोटा पूरा कराओ। जी। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद यदि कैदी काम पूरा न कर पाते, तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। जमादार जी हुजूर। इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहनाओ। कल से इसका गाना बंद। जी। सिर्फ 2 कप कंजी दो। जी हुजूर। ये पहला। और इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर पेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेलुलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। जलती बुझती रहती और 8 मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूं। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेलुलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ और 80 साल बाद सेलुलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हो गई और अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफदेह दौर खत्म हो गया। मगर एक और जालिम दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ
और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन इस अरसे में ही उन्होंने काफी जुल्म ढाए। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लाद कर दूर समंदर में फेंक दिए। जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई हैं। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।